हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एसबी टेक मैथ। आई एम सुनील बंसल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की यदि मैं बात करूं तो बहुत एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप पिछले कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि हम क्योंकि 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर तक का ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आ रहे हैं। बट यदि इससे ज़्यादा ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है कि 4x4 ऑर्डर का है, 5x5 या 6x6 ऑर्डर का है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे भी जाते रहते हैं। बट एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, वो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं देना चाहता, वो केवल आपकी अप्रोच चेक करना चाहता है कि आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने कुछ लेआउट बनाया हुआ है कि हम किस सीक्वेंस में जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज डिटर्मिनेंट, सेकंड फर्स्ट यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड थर्ड इज डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इजी सा टॉपिक है। यदि आप आज अच्छे से समझेंगे तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स कभी भी आपका गलत नहीं होगा। फिर फिफ्थ पे चलते हैं कोफैक्टर एंड माइनर्स। ये भी आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी एक बार इसे रिकॉल करेंगे। 6 पे है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम जितनी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हैं उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज छूट जाएं बट जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उन्हें कोशिश करी है मैंने कि वो सारी की सारी इसके अंदर कलेक्ट कर पाऊँ। फिर लास्ट में है सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। जब मैं बुक पढ़ रहा था जैसे सोमश्रीज एंड होफमैन कुंज एंड के बी दत्ता, तो इन बुक में मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई दिए जो कई बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में डायरेक्ट भी पूछे गए हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि उन्हें दिया गया है और उन पे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर कलेक्ट करे हैं। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई और डिटर्मिनेंट है क्या। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बट किसी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि डिटर्मिनेंट की आप जब भी बात करेंगे तो वो किसी भी n क्रॉस n एरे का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड चीज आती है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है क्या। डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, एक स्केलर वैल्यू है उस मैट्रिक्स की। और वो स्केलर वैल्यू कैसी है, किस तरह से है, वो एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट, कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो स्केलर मुझे मिलता है वही क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग, डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर असाइन टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जैसे आप रैंक की बात करते हैं और डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन ये पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ए की रैंक की बात करूं और एक ऐसी है नॉन जीरो है, और ए के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो देखिए दोनों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो ए की रैंक है वो हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। मतलब ये ऑलवेज कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव होगी। क्लियर है, क्योंकि ए कैसी है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। और जो डिटर्मिनेंट है इट मे बी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहां से आपको देखिए दो चीजें मिलती हैं। कोई भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ली, उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है बट उसकी रैंक कभी भी जीरो नहीं हो सकती। फिर डिटर्मिनेंट निगेटिव हो सकता है बट रैंक कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा डिफरेंस है जो डिटर्मिनेंट और रैंक में आप बता सकते हो, क्योंकि एक नंबर की बात कर रहे हैं हम कि आप एक मैट्रिक्स को एक नंबर असाइन कर रहे हैं। तो नंबर आप रैंक में भी असाइन करते हैं, नंबर आप डिटर्मिनेंट में भी असाइन करते हैं, बट जो रैंक में है वो बताता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। बट यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ये आ जाता है कि यदि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट आता ही होगा, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा कि यदि उसकी रोज डिपेंडेंट है तो वो जीरो हो जाएगा। हम प्रॉपर्टीज में भी ये डिस्कस करेंगे, राइट।
इससे नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट यूज ऑफ डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट का सबसे पहले यूज कहाँ पर हुआ। तो यदि मैं बात करना चाहूँ कि सबसे पहला यूज कहाँ हुआ, तो सबसे पहले यूज हुआ इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन में, कि जब आपने ax इक्वल टू 0 ax इक्वल टू b को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसा आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो आप यहां से क्या कह देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, बट इसमें कंडीशन है कि जैसे ये ax इक्वल टू बी है तो ये n वेरिएबल एंड n इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि a की तो मैं तभी बात कर सकता हूं जब a स्क्वायर होगा, तो n क्रॉस n का सिस्टम होना चाहिए। तो यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक मुझे सिंपल सा टूल मिल गया कि आपको कोई भी सिस्टम चेक करना है और मैं केवल ये पूछ रहा हूँ इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो आ गया तो आप तुरंत कहेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम हैज सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक। यदि ये जीरो हो जाता है, इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इट मे हैव नो सॉल्यूशन, वो सेकंड केस बन जाएगा। बट यदि नॉन जीरो है तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसके अंदर यूज हुआ डिटर्मिनेंट, राइट। इससे नेक्स्ट चलते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर की यदि मैं बात करूं तो 4 और 5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए या फिर उससे हायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, या फिर क्या मेथड है कि आप उसका डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकें। जब भी वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है तो वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देता है, वो केवल आपकी अप्रोच चेक करना चाहता है कि आप उसे कितनी अच्छी अप्रोच से कितनी जल्दी आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड तो होगा एक्सपेंशन और सेकंड मेथड होगा ब्लॉक मैट्रिक्स की हेल्प से। एक्सपेंशन में और ब्लॉक मैट्रिक्स में एंटर करने से पहले हम इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्चुअल में मैंने प्रॉपर्टीज लास्ट में लिखी हुई हैं, बट मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए मुझे इन तीन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल जो डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज है वो है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि आप कोई भी दो रो या दो कॉलम चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस बाहर आता है। ठीक है, इफ आर आई इज इंटरचेंज्ड बाई आर जे, ठीक है, इन ए, देन न्यू मैट्रिक्स आपकी बी बन गई, बी इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा करिए, बी आपकी न्यू मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए आपकी ओल्ड मैट्रिक्स है, ओल्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये जो मैं तीन प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ उन्हें अप्लाई किया तो आपको क्या मिली, न्यू मैट्रिक्स बी मिली। तो बी के डिटर्मिनेंट पे मैं बात करता हूँ। फिर सेकंड केस है कि आपने किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में क्या करा, एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, कि कैसा है, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई की तो जो न्यू मैट्रिक्स मिली बी, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी ओल्ड वाला था उसमें के की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, आर आई की मल्टीप्लाई करिए के से, किसी भी एक रो की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पूरी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के की पावर n बाहर आएगा, और यदि किसी एक रो में करते हैं तो केवल के आएगा। ठीक है, जितनी भी बार आप रोज में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर की, वो वाले सारे नंबर्स बाहर आते रहेंगे। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप उसका ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। बट यदि डिटर्मिनेंट की बात करता हूं मैं, तो डिटर्मिनेंट में मैं किसी रो में मल्टीप्लाई करता हूं तो वो बाहर कॉमन आ जाता है, और बाहर कॉमन हो तो किसी भी एक रो या एक कॉलम में जाके उसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये वाला पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है, जो रो जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। थर्ड है, आप किसी भी रो को रिप्लेस करते हैं, कैसे, उस वाली रो में अदर रो का मल्टीपल ऐड कर देते हैं, यानी कि आर आई प्लस के आर जे। तो ये वाला ऑपरेशन क्या बताता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर रहता है,
अनचेंज रहता है। तो चेंज केवल दो ही कंडीशन में होगा, जब आप कोई भी दो रो या दो कॉलम चेंज करेंगे, या फिर आप किसी भी स्केलर से किसी भी रो में या फिर किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आप ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो इसमें आपका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। इन्हीं तीन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम पहले एक्सपेंशन की बात करेंगे और फिर हम करेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स की बात। ये मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है ए। इस मैट्रिक्स की एंट्रीज 5 4 2 1 2 3 1 -2 -5 -7 -3 9 1 -2 -1 4, ठीक। और मुझे फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी हम मेथड यूज कर रहे हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन आपको करना कैसे, यदि आप सिंपली एक्सपेंशन करते हैं इसका तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट यदि मैं इस वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं क्या करता हूँ, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक एंट्री नॉन जीरो बना लेता हूँ और बाकी उसकी एंट्रीज जीरो बना लेता हूँ। तो जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी आप एंट्री ले रहे हैं उसकी रो और उसकी कॉलम को हटा देते हैं, बाकी जो सब मैट्रिक्स बनती है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर यदि आप उसी रो के करस्पॉन्डिंग या उसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग जिसमें हमने एक एंट्री नॉन जीरो रखी है और बाकी सारी जीरो रखी हैं, बाकी के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंट्रीज कैसी हो गई, जीरो हो गई। जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे वन कई जगह है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। आप इसमें से कोई भी वन कंसीडर कर लीजिए। वन क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि वन की हेल्प से जीरो बनाने में मुझे ईजी रहेगा। तो मैंने सपोज करो ये वाला वन ले लिया, ठीक। इस वाले वन की हेल्प से मैं ऊपर भी जीरो बना दूं और नीचे भी जीरो बना दूं, यानी कि थर्ड वाले कॉलम में मैंने क्या करा, इस वाली पोजीशन पे तो वन रहने दिया, बाकी सब जगह जीरो बना लिया। तो देखिए किस तरह से ये वाली मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाती है। तो कन्वर्ट होके जो मैट्रिक्स आती है, क्योंकि मैं इसमें क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, जो थर्ड वाला ऑपरेशन था कि किसी भी रो को मैं अदर रो में ऐड करता हूं या अदर रो से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। तो जो भी मैं नई मैट्रिक्स लिखूंगा उसका डिटरमिनेंट भी अनचेंज रहेगा। तो मैंने क्या करा है, इस वन की हेल्प से ऊपर भी जीरो बनाया और नीचे भी जीरो बनाया। तो देखिए मैट्रिक्स क्या आ जाती है। इसमें हमने ऑपरेशन कैसे कैसे लगाए कि R2 को चेंज, R1 को चेंज करना है, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। तो R1 - 2 R2। फिर R3 को चेंज करना है, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 + 3 R2 एंड R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 + R2। यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हमने बताया कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों सेम डिटरमिनेंट देंगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इसी के इक्वल आएगा। अब देखिएगा करना क्या है, यहाँ पर जिस रो को या जिस कॉलम को आपने क्या करा है, एक एंट्री नॉन जीरो छोड़ी है और बाकी सारी जीरो एंट्री कर दी है, उसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करना कैसे है, इस वन के लिए आप जब करेंगे तो जिस पोजीशन पे वन आ रहा है वो वाला कॉलम और वही वाला रो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इस वन की मल्टीप्लाई करोगे आप डिटरमिनेंट ऑफ जितनी भी बाकी एंट्रीज बची हुई हैं, 1 -2 5 1 2 3 एंड 3 1 2, ठीक है। अब इसके बाहर प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, इसके लिए सबसे आसान सा तरीका क्या है, इसकी पोजीशन देखिए क्या है, इसकी पोजीशन है 2 3। तो 2 3 पोजीशन में सम करिए, 2 + 3 5, तो -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो बाहर आएगा माइनस। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, माइनस तो बाहर है, 1 के लिए आप एक्सपेंड करेंगे इसे, 2 2 ज़ा 4 4 - 3 1, तो 1 × 1, फिर माइनस माइनस प्लस के 2, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 2 - 9 -7 एंड प्लस 5, फिर 1 × 1 1 एंड 3 2 ज़ा 6, 1 - 6 -5। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है 1, यहाँ से आ गया माइनस के 14 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 1 प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो 25 - 14 + 1, 25 - 13 कितने हो गए, माइनस के 25 और -13, ये हो गए 38, माइनस के और माइनस बाहर है, तो ये क्या वैल्यू आ गई, 38 वैल्यू आ गई। अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड एक्सपेंशन के थ्रू। इसमें सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है, जब आप एक एंट्री
नॉन जीरो और बाकी सारी जीरो कर लेते हैं। तो आपको केवल एक बार ही एक्सपेंशन करना रहता है, केवल उसी एंट्री के करस्पॉन्डिंग। ये आप जितनी भी बड़ी मैट्रिक्स है उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ तो जैसे 4x4 की मैट्रिक्स है और आप किसी भी एलिमेंट के लिए एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट का 3 होगा। बट यदि 5x5 की हो जाएगी तो फिर 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, फिर से आपको उसमें वही चीज अप्लाई करनी पड़ सकती है। बट यदि हम सेकंड वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो उससे देखिए कि चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। अब जो सेकंड टेक्निक है वो है ब्लॉक मैट्रिक्स टेक्निक। उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसे हम इक्विवेलेंट फॉर्म के जैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म में और यहाँ पे केवल क्या डिफरेंस रहेगा, इक्विवेलेंट फॉर्म में हम किसी भी रो को डिवाइड कर सकते हैं, बट डिटरमिनेंट में आपको पता है कि डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना वो उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है उस चीज से बचेंगे, और यदि किसी भी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे बाहर एज इट इज कॉमन लेंगे, ठीक है, जिससे कि उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो। तो देखिए करना कैसे है, इस वाली मैट्रिक्स को मुझे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट एंट्री 1 बना लेता हूं। तो 1 मेरी फोर्थ वाली रो में है, तो फोर्थ रो को फर्स्ट वाली रो से इंटरचेंज कर देता हूं। तो माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 -2 -1 4 2 3 1 -2 एंड -5 -7 -3 9 5 4 2 1। करेक्ट। अब क्या करना है, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो माइनस बाहर ही चलता रहेगा। 1 -2 -1 4, यहाँ पे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 -2 R1। इन वाले ऑपरेशन से आपको पता है कि इसके डिटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 7, और यहाँ पे 1 + 2 3, और यहाँ हो जाएगा -2 एंड 4 2 8 -10। नीचे करेंगे आप R3, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 + 5 R1। ये वाली एंट्री 0 हो गई, यहाँ पे -7 और यहाँ पे -10, तो माइनस के 17, यहाँ पे -3 और -5 कितने हुए -8, और यहाँ पे 9 और 5 4 20, कितने हो गए 29 हो गए। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 -5 R1। 5 - 5 0, यहाँ पे 4 -10 कितने हो गए 14, यहाँ पे 2 और -5 कितने हुए 7, यहाँ पे वो आपका 1 और माइनस के 20, तो कितने आ गए -19। करेक्ट। तो 1 के नीचे सारी एंट्रीज 0 हो गई। अब आपको करना क्या है, ये वाली एंट्री 1 बनानी है। 1 कैसे बनेगी, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बाहर मैं क्या कॉमन लूंगा, 7 कॉमन लूंगा, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे नेक्स्ट मैंने क्या करा, -7 यहाँ पर ले लिया, और ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई 1 -2 -1 4, फिर 0, क्योंकि यहाँ से 7 कॉमन ले लिया है मैंने बाहर, या आप कहो कि 7 से डिवाइड कर दिया है तो बाहर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3/7, और यहाँ पे हो जाएगा -10/7। ये जो टेक्निक है ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकती है, बट ये ज्यादा इफेक्टिव है जब 4x4 या उससे बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन हो। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, इसकी हेल्प से 0 बनाना है। तो ये तो 0 रहेगा, आप करेंगे R3 और प्लस कर देंगे 17 R2, ठीक है। R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 + 17 R2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब नेक्स्ट वाली एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट वाली एंट्री में क्या होगा, -8, इधर की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। -8 प्लस क्या करना है 17 R2, 17 की प्रोडक्ट करो R2 में, तो 17 तिया 51 प्लस के 51/7, 7 8 56, माइनस के 56 और प्लस 51 कितना हुआ -5/7। फिर आपको करना है 29 प्लस
17 की प्रोडक्ट करोगे आप इसमें तो ये हो जाएगा 170/7, तो माइनस के 170/7। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे कितना होगा 29 7 जा, ये हो जाएगा 203 इक्वल टू 203 माइनस 170/7। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 - 0 3 एंड 20 - 17 3/7, तो ये आ गया 33/7। फिर नेक्स्ट में यहाँ तो 0 रहेगा। R4 को आपको करना क्या है, R4 इज रिप्लेस बाई, ये दोनों ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स के लिए यूज हो रहे हैं। R4 है 14 आपका, ठीक है, तो R4 माइनस 14 R2, ठीक है, यहाँ पे भी 0 हो गया। फिर आपको करना है यहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू चेक करनी है कितनी आएगी। यहाँ पर है 7 और यहाँ पे जब आप 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 7 - 6 1 आ गया यहाँ पर। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो माइनस के 19 और इसमें 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 7 2 जा 14 -20, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 20 20 - 19 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली मैट्रिक्स किस तरह से कन्वर्ट हो गई ब्लॉक मैट्रिक्स में, किस तरह से हुई है। अब ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये कन्वर्ट हो गई है हमारी ब्लॉक मैट्रिक्स में। कैसे कन्वर्ट हुई है ब्लॉक मैट्रिक्स में, आपने सेकंड रो के बाद एक लाइन खींची और इसी तरह से सेकंड कॉलम के बाद एक लाइन खींच दी, तो देखिए ये ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल पे ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम ब्लॉक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके डायगोनल में तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ रखी है, ठीक है, और स्पेशल टाइप की इसलिए बन गई है क्योंकि नीचे की तरफ 0 एंट्री है, तो ये कैसी हो गई आपकी अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स हो गई। और यदि अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स होती है तो इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैं इस मैट्रिक्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -7 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 2 0 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -5/7 33/7 1 1, ओके। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है -7 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 2 0 1 कितना आ गया 1, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -5/7 एंड -33/7। सॉल्व करोगे तो 7 LCM आ गया, ऊपर कितना आया -38 और माइनस बाहर है तो कितना हो गया 38, 7/7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 38। अभी जो हमने कैलकुलेट किया था उससे भी कितना आया था 38। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये मेथड आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इस वाले मेथड से आप 6 क्रॉस 6 तक की मैट्रिक्स का बहुत इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स होगी और आप इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इधर की तरफ आप 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं और डायगोनल पे आपकी 3 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स बचेंगी और उनका डिटरमिनेंट निकालने में आपको आसानी रहेगी। जबकि 6 क्रॉस 6 का मैं फर्स्ट वाले मेथड से करूंगा तो मुझे करना पड़ेगा एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में आएगी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स जो फिर से डिटरमिनेंट निकालने में कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो मैं ये वाला मेथड प्रेफर करूंगा कि आप किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से कन्वर्ट करें, ठीक है। केवल ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अपोजिट काम बाहर भी करना होगा आपको, ओके। तो इस तरह से ये दो मेथड मेरे पास हैं, एक एक्सपेंशन का और दूसरा है ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके। फिर इससे नेक्स्ट हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वाले टॉपिक को आज सीख लेते हैं तो फिर इसके बाद आप इसे गलत नहीं करके आएंगे। अब फोर्थ टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स पे जाने से पहले मैं परम्यूटेशन की बात करना चाहूँगा कि परम्यूटेशन क्या होती है। तो परम्यूटेशन हम बात करते हैं n सिंबल्स पे, n नेचुरल नंबर्स पे। आपके पास एक सेट है 1 2 3 ... n और आपने क्या करा है, एक मैपिंग डिफाइन करी है, राइट। और उस मैपिंग में आपने क्या करा है, इन नंबर्स को ही आपस में रीअरेंज कर दिया है। कैसे,
1 को आपने किसी दूसरे नंबर से मैप कर दिया, फिर 2 को आपने किसी दूसरे नंबर से मैप कर दिया, 3 को किसी तीसरे नंबर से मैप कर दिया। तो इसी तरह से ये जो मैपिंग होती है ये क्या कहलाती है? परम्यूटेशन। या आप इस तरह से समझे कि सिग्मा एक परम्यूटेशन कहलाएगी कब? जब आप 1 2 3 डॉट डॉट n इन्हें किस तरह से मैप करते हो? J1 J2 J3 डॉट डॉट Jn इनसे मैप कर दिया। जबकि जो जे आईज हैं आपके वो भी क्या है? 1 2 3 n वाले सेट से हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 पे यदि 2 मैप हुआ है तो फिर 2 किसी और पे मैप नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? 1 1 ऑन टू मैप हो जाता है और इसी को आप बोलते हैं परम्यूटेशन। अब ये काम क्या करता है? ये मुझे ये बताता है कि कोई भी नंबर कहाँ पर जाकर मैप हुआ है। ठीक है, या फिर किसी भी नंबर को मैंने कहाँ इंटरचेंज करा है, कहाँ शिफ्ट करा है। अब परम्यूटेशन की हेल्प से परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? परम्यूटेशन मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं 3x3 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। अब आपने क्या करा? इसकी जो रोज या कॉलम्स किसी को भी ले लीजिए, इन्हें शफल कर दिया आपने। ठीक है, शफल करने के बाद क्या होगा? इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि एक नई मैट्रिक्स आपकी बनी आई प्राइम और उसमें क्या करा आपने? 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब क्या हुआ? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कॉलम्स तो अभी भी उसी के ही हैं बट एग्जैक्टली नॉर्मल पोजीशन में नहीं है जिसमें वो होने चाहिए थे। अब इन दोनों मैट्रिक्स में आपस में क्या रिलेशन है और इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स कैसे बोलता हूं और इसका परम्यूटेशन से क्या रिलेशन है? तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। जब भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मुझे क्या गिवन होगा? कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की और उसके रोज या कॉलम्स को शफल हुए गिवन होगा। अब जब आप शफल करोगे तो आपने एक रूल पढ़ा है कि कभी भी आप रोज या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो यदि आप यहाँ पे देखो कि 1 0 0 वो सेकंड पोजीशन पे चला गया, 0 1 0 वो फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि आपने इन दोनों को चेंज कर दिया। तो इस वाली मैट्रिक्स में और इसके डिटर्मिनेंट में क्या अंतर आएगा? केवल माइनस का अंतर आएगा, अदरवाइज डिटर्मिनेंट दोनों का सेम रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आपको यदि परम्यूटेशन मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? यदि p परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट होगा +-1। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हुई कि आप कैसे पता करोगे कि ये +1 होगा या फिर -1 होगा? इसका कैसे पता चलेगा? देखिए, जैसे आपको ये तो आइडिया है ही कि आप इसे क्या लिखते हो? E1, इसे E2, इसे E3। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह से लिस्ट कर सकते हो, इसे E2 लिखो, इसे E1 लिखो, इसे E3 लिखो। अब आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर गया है। जो E1 है वो कहाँ पर गया है? सेकेंड पोजिशन पे। यानी कि यदि मैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स को कनेक्ट करूं इससे, परम्यूटेशन को कनेक्ट करूं इससे, तो क्या होगा? जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट था वो मेरा कहां पहुंच गया? सेकंड पे। यानी कि 1 को मैंने कहां पहुंचा दिया? 2 पर पहुंचा दिया। 1 को मैंने कहां पहुंचाया? 2 पे, राइट। फिर 2 को देखो कहां पर है? 2 कहां गया? फर्स्ट पोजीशन पे। 2 को मैंने पहुंचाया फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड वाला थर्ड पे रहा, यानी कि थर्ड पे रहा। तो ये क्या आ गया? 1 2। ठीक है, 1 को 2 पे, 2 को 1 पे, 3 एज इट इज रहा, तो उसे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, ये 3x3 की, अभी मैं एक लार्ज मैट्रिक्स लिखूंगा। कोई भी एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स मुझे गिवन है तो उसमें परम्यूटेशन की हेल्प से आप देखिए कि उसमें कितने इंटरचेंज हुए हैं। इंटरचेंज मतलब कितनी रोज को शिफ्ट किया गया है, शफल किया गया है, राइट। जितने भी इंटरचेंज होंगे उसी के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो इवन परम्यूटेशन मैट्रिक्स है या फिर ओड परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। यदि इवन परम्यूटेशन मैट्रिक्स हुई, यदि इवन परम्यूटेशन मैट्रिक्स हुई तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 होगा। और यदि ये ऑड हुई तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? -1 होगा। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, यहां पे कितने इंटरचेंज है? एक इंटरचेंज है, यानी कि
ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज है, दैट मीन्स ये कैसी हो गई आपकी ऑड परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो गई, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा -1 आएगा। वैसे भी हमने यहाँ पे देखा क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करा है तो माइनस बाहर आ जाना है और आई का डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या आएगा -1 आएगा। अब मैं आपको एक इन जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, 5x5 या 6x6 की, और उसमें ये वाला रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे हमें एक 6x6 की मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो आपको यही देख के समझ आ जाना चाहिए कि जब किसी भी मैट्रिक्स के ईच रो एंड ईच कॉलम में केवल एक 1 हो और बाकी सारी एंट्री 0 हो, दैट मीन्स दिस इज अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। या आप ऐसा समझिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रोज को उसने शफल करके एक नई मैट्रिक्स बना दी, तो क्या होगी परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो गई। तो इतना तो क्लियर है, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 होगा या फिर -1 होगा, बट क्या होगा एग्जैक्टली वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बताया कि इनके नीचे लिस्ट कर दो कि ये कौन से कॉलम्स हैं या कौन से रो हैं, ठीक है, किसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, ये फोर्थ होगा, ये वाला फिफ्थ होगा, ये वाला थर्ड होगा और ये E6 होगा। यानी कि जो E1 है उसे कहाँ पे पहुंचाया है सेकंड पोजीशन पे, यानी कि 1 को उसने कहाँ पहुंचाया 2 पर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 2 की, 2 कहाँ पर आया हुआ है 1 वाली पोजीशन पे आया हुआ है, ठीक है। फिर 3 की बात करते हैं, 3 कहाँ पर आया हुआ है 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे आया है। फिर 4 की बात करते हैं, 4 कहाँ पर है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आया है। फिर 5 की बात करते हैं, 5 कहाँ पर है 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है। और फिर 6 की बात करते हैं, 6 आपका 6 पोजीशन पे ही मेंटेन्ड है। तो यहां से यदि थोड़ा सा सिमेट्रिक ग्रुप का आइडिया हो आपको, तो 1 2 और 2 1 ये क्लोज हो गया, यानी कि आप इसे अलग लिख दीजिए, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ इंटरचेंज देखने हैं बस। फिर 3 को 5 पे, 5 को 4 पे और 4 को 3 पे, तो 3 को ले गया 5 पे, 5 को फिर 4 पे और 4 को वापस 3 पे, ठीक है। तो यहां से देखो आप 1 को ले गया वो 2 पे, ठीक है, कितना इंटरचेंज हुआ एक बार। 3 को 5 पे ले गया, 5 को 4 पे ले गया, कितना इंटरचेंज हुआ 2 बार हुआ। यहाँ पे एक बार इंटरचेंज हुआ, यहाँ पे 2 बार इंटरचेंज हुआ, यानी कि कितनी बार इंटरचेंज हुआ है ये 3 बार इंटरचेंज हुए हैं। तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आना चाहिए -1। आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट, आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ जो 3 ऑपरेशन मैंने आपको बताए थे उसकी हेल्प से। देखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं आप, तो वो क्या होगा माइनस बाहर लिया मैंने, सबसे पहले इन दो को कन्वर्ट करा, तो ये क्या होगा 1 0 0 0 0 0, ठीक है, और ये हो गया 0 1 0 0 0 0, ओके। फिर इसके बाद क्या करता हूं मैं, थर्ड वाली पोजीशन पे देखो कहां पर है, थर्ड वाली पोजीशन है यहां पर, इसे आप इससे चेंज करो, तो फिर से एक माइनस बाहर आएगा, ठीक है, फिर से एक माइनस बाहर लिया मैंने और थर्ड वाले को यहां पर लेके आया, तो ये क्या हो गया 0 0 1 0 0 0, और ये फिफ्थ पोजीशन पे आ गया 0 0 0 1 0 0, इसे आप यहीं पे रखिए 0 0 0 0 1 0, लास्ट वाला तो अपना फिक्स है तो उसे आप एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपके 3 तो करेक्ट पोजीशन में आ गए, अब बचे हैं ये दोनों, फोर्थ वाले को इधर लेके आइए और इसे फिर से इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा एक माइनस और बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब की बार क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब ये क्या कन्वर्ट हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 1 और बाहर कितने माइनस है -1 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना हो गया 1, ठीक है। तो यदि यहां से आप एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स गिवन है ए, तो ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा -1 टू दी पावर m के इक्वल होगा, और m क्या है नंबर ऑफ इंटरचेंज,
ठीक है, कि कितनी बार मैंने रोज को इंटरचेंज किया है, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, परम्यूटेशन बना लेंगे आप उसकी, वहां से मुझे इजीली आइडिया मिल जाएगा। तो केवल आपको क्या करना है, -1 टू दी पावर m करना। अब मैं आपको चाहे 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स लिख के दे दूं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट बता पाएंगे कि कितना है। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो देखिएगा क्या था। उसने पूछा था, एक क्वेश्चन गिवन किया था उसने a, और जो उसमें अपोजिट डायगोनल है उस पे सारी एंट्रीज 1 थी, ठीक है, इस तरह से, और बाकी सब जगह 0, ठीक, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, ठीक, और ये थी n क्रॉस n की मैट्रिक्स, और पूछा था उसने डिटर्मिनेंट ऑफ a बताइए कितना होगा, राइट। तो यहां से देखिएगा आप कैसे उसने एक्चुअल में करा क्या है, सबको चेंज कर दिया है। सबको कैसे चेंज कर दिया कि जैसे जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, जो फर्स्ट वाला था उसे लास्ट पे, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट पे, थर्ड को थर्ड लास्ट पे। करा क्या है उसने, 1 को n पे, 2 को n-1, 3 को n-2, डॉट डॉट n-1 को 2 और n को 1 पोजीशन पे कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है। अब यहां पे आप देखिएगा एक चीज, यदि n मेरा इवन हो जाता है, n इवन हो जाएगा तो कोई भी एलिमेंट अपने आप पे मैप नहीं होगा, यानी कि यदि मैं इसका ट्रेस निकालूंगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब इवन होगा तो कैसे होगी, 4 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 2 या 6 क्रॉस 6। तो मैं 4 क्रॉस 4 का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, 1 को मैंने 4 पे, 2 को 3 पे, 3 को 2 पे, 4 को 1 पे, इस तरह से मैप कर दिया मैंने। 1 को 4 पे, 2 को 3 पे, 3 को 2 पे और 4 को 1 पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यदि आप इसकी एक साइकिल देखो तो क्या हो जाएगी, 1 को 4 पे, 4 को 1 पे, यानी कि 1 4 आपस में मैप हुए, 2 को 3 पे, 3 को 2 पे, 2 3 आपस में मैप हुए, कोई भी एलिमेंट बचा तो नहीं। जब भी इवन नंबर ऑफ इवन ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का तो इसी तरह से आप पेयर बना सकते हैं, और पेयर कितने बनेंगे, n/2 पेयर बनेंगे। ओके, कितने पेयर बनेंगे, n/2 पेयर बनेंगे। तो यदि कोई भी इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इवन ऑर्डर की परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, तो उसका यदि मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर n/2, करेक्ट, यदि इवन के लिए है। अब मैं ओड के लिए देखता हूं, ओड के लिए क्या आता है। सपोज करो n ओड हुआ, मान लीजिए ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो जब ये 5 होगा, ठीक, यहाँ पे ये अभी नीचे मिटा दो, तो 1 को 5 पे, फिर 4 3 2 1, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एक परम्यूटेशन ऐसी जरूर मिलेगी जो सेल्फ से मैप होगी, जो बिल्कुल मिडिल में आ रही होगी, और जो बाकी है वो क्या होंगी, 1 5 पे, 5 1 पे। तो यहां से आपको मिलेगा 1 5, 2 4 पे, 4 2 पे, 2 4 और 3 3 पे, तो उसका तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो अभी भी क्या हुआ है कि यदि आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 2.5, बट यहाँ पे कितने इंटरचेंज मिले हैं मुझे, अभी भी 2 मिले हैं। यानी कि यदि मैं n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूं, यही बात है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 आएगा, 0.5 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ पे मैप हो रहा है, यानी कि मुझे n-1/2 मिलेगा फिर। ओके, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि जब ये n ओड होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। अब जब n इवन है तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें ये मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन यही था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, और आंसर होगा इसका -1 टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 होगा। क्लियर है। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स से इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको केवल क्या करना है, उसमें ये देखना है कि इंटरचेंज कितने हुए हैं। यदि आपने इंटरचेंज निकाली है तो उसका आप डिटरमिनेंट भी करेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। सपोज करिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इस टाइप की 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है,
और हम बात कर रहे हैं इसके कोफैक्टर्स एंड माइनस की। तो कोफैक्टर माइनस पे जाने से पहले हम बात करते हैं सब मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स, ये सिंपल सी बात हो गई कि आपने मैट्रिक्स की एंट्रीज को लेके एक न्यू मैट्रिक्स डिफाइन करी, तो वो क्या हो जाएगी, सब मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि आपने इसी में से कुछ एंट्रीज लेके एक नई मैट्रिक्स बनाई, तो वो क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स कहलाएगी। अब उन्हीं सब मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोफैक्टर डिफाइन करते हैं। तो कोफैक्टर के लिए आप करते क्या है, पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट के लिए मैं कोफैक्टर निकाल सकता हूँ। करना क्या होता है, यदि आपने ए आई जे एलिमेंट लिया है, कोई भी एलिमेंट लिया आपने मैट्रिक्स से ए आई जे, तो वो ith रो एंड jth कॉलम में होगा। तो आपको करना क्या है, वो उस मैट्रिक्स में से ith रो और jth कॉलम दोनों चीजें हटा देनी है। सपोज करिए मैं बात करता हूं A21 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर की, तो करना क्या है, मुझे A21 यानी कि सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हटा दीजिए इसकी आप और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए। तो जो बाकी एंट्रीज बचती हैं सब मैट्रिक्स में, उन एंट्रीज को लेके जो मैट्रिक्स बनी A12 A13 A32 A33, इसका मैंने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट, और यही क्या हो गया, A21 का कोफैक्टर हो गया। क्लियर है। अब इस कोफैक्टर की हेल्प से मैं डिफाइन करता हूं माइनर। माइनर में केवल क्या अंतर आ जाता है, कोफैक्टर के बाहर एक साइन आ जाता है, या तो प्लस का या फिर माइनस का। ये साइन किस पे डिपेंड करता है, -1 टू द पावर। ये पावर कहां से आती है, या तो ये पावर इवन होगी या फिर ओड होगी, ये डिपेंड करती है इन आई और जे पे। यहां पे मैं लिखता हूं i प्लस जे यानी कि 2 + 1, ठीक है। यदि ये यहाँ पे इवन आता है तो कोफैक्टर और माइनर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। बट जब ये ओड होगा तो कोफैक्टर में माइनस बाहर लगाना होगा माइनर बनाने के लिए, ठीक है। तो यदि मैं इसके माइनर की बात करूं, माइनर ऑफ A21, तो वो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 1 कोफैक्टर ऑफ A21, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, और इसे सॉल्व कर लीजिए आप, A12 A33 -A13 A32, तो ये जो आ जाएगा ये आता है माइनर। इस माइनर के बाद जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे थे किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो हमने वहां पे यूज करा था प्रिंसिपल माइनर्स। जैसे आप यहाँ पे माइनर लिख रहे हैं A21, तो सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट के लिए, जब ये जो इंडिसेस हैं इनकी, ठीक है, सफिक्स जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, यानी कि सेम रो सेम कॉलम, यानी कि डायगोनल पे एलिमेंट आ जाते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जो माइनर निकालता हूं मैं, वही क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल माइनर्स। प्रिंसिपल माइनर्स यदि मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगा, माइनर A11 माइनर A22 और माइनर A33। ये तो आपको क्लियर पता ही चल जाएगा कि माइनर यदि मुझे निकालने हो तो मुझे केवल करना क्या है, उस करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे वो वाली रो और वो वाला कॉलम हटा के जो बाकी एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट निकाल दो। बाहर प्लस या माइनस का झंझट ही नहीं है, क्योंकि 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, यानी कि बाहर सबके प्लस आना है। तो कोफैक्टर निकालू या माइनर निकालू, दोनों की वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। तो ये मुझे क्या दे देंगे, प्रिंसिपल माइनर, ठीक है। और फिर माइनर के ऑर्डर पे बात करते हैं कि प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। तो कैसे करेंगे हम बात, जब केवल सिंगल एलिमेंट के लिए ही मैं बात करूं, यदि 1 ऑर्डर की बात करूंगा तो क्या होगा, केवल जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। जब 2 ऑर्डर की बात करूंगा तो फिर जो 2 × 2 के डिटर्मिनेंट बनेंगे इस टाइप के, वो हो जाएंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2। माइनर ऑफ ऑर्डर 3 की बात करूंगा तो फिर पूरी की पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी, वो होगी प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये यहाँ पे बिल्कुल कंक्लूजन आएगा कि किन किन प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यदि कोई भी मेरे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और
फर्स्ट है, यदि मेरे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनकी मैं प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, तो वो दोनों सेपरेटली प्रोडक्ट करूँ मैं डिटर्मिनेंट की, उसके बराबर होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सेकेंड प्रॉपर्टी की यदि बात करूँ तो कोई भी यदि आपको मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स में कोई भी एक रो जीरो है या कोई भी एक कॉलम जीरो है। ठीक है, इफ अ रो और कॉलम इज जीरो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, ठीक है, इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है सेम होने से, 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ए ए ए ए ए ए, दो रो कैसी हो गई, आइडेंटिकल, या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी जीरो होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, चौथी प्रॉपर्टी, कि दो रो आपस में आइडेंटिकल ना हो के मल्टीपल हो, पहली रो का मल्टीपल दूसरी रो है। ठीक है, इफ अ रो और कॉलम इज मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम, तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फिर ये तो जीरो वाली हो गई। अब इससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स आपस में सिमिलर कब कहलाती हैं, जब मेरे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे P सच दैट B इक्वल टू P इनवर्स A P। तो मैं क्या कहता हूँ, B इज सिमिलर टू A। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में सिमिलर हो तो उनका डिटर्मिनेंट भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, कैसे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई कर दो आप। ठीक है, इस वाले पार्ट में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स A P। डिटर्मिनेंट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ P का इनवर्स होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट P का इनवर्स, डिटर्मिनेंट A एंड डिटर्मिनेंट P। क्योंकि ये क्या है, स्केलर है, तो आपस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ स्केलर की प्रोडक्ट में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P का इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P। इससे कैंसिल होगी, क्या दे देंगे, 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A के इक्वल हो जाएगा। फिर आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये तीन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। कैसे, these three statement are equivalent। फर्स्ट स्टेटमेंट है A is invertible, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट, यही मतलब होता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का। सेकंड, Ax इक्वल टू 0 हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि जीरो सॉल्यूशन। और थर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो, इसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, मतलब A यदि इन्वर्टेबल है तो Ax इक्वल टू 0 जीरो सॉल्यूशन रखेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो होगा। या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A यदि नॉन जीरो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, फिर Ax इक्वल टू 0 केवल जीरो सॉल्यूशन रखेगा और A मेरी कैसी होगी, इन्वर्टेबल होगी। तो आपने देखा होगा कि कभी भी आपको इन्वर्टेबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि कहीं डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो तो नहीं है। यदि जीरो हो गया तो आप वहीं डिस्कार्ड कर देते हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टेबल नहीं होगी। या फिर Ax इक्वल टू 0 कितने सॉल्यूशन रखेगा, मैंने पहले ही बताया था कि जब आप Ax इक्वल टू 0 के लिए बात करते हैं तो यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और होमोजेनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। करेक्ट। फिर से नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे।
लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी आ जाती है। देखिए जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है कि जब V टू V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वो कहलाता है लीनियर ऑपरेटर, और उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यदि आपको एक V टू V लीनियर ऑपरेटर गिवन है एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T इज A, ठीक है, यानी कि MT इक्वल टू क्या है, A है, तो क्या कहता है वो कि डिटर्मिनेंट ऑफ T इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A के। आपको यदि इस ऑपरेटर की डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसकी जो भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वही उसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे बेसिस का कोई झंझट नहीं है, आप चाहे बेसिस कुछ भी लें, ओके, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कैसा होगा, सेम होगा। फिर इससे नेक्स्ट चलते हैं 8, ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास ब्लॉक मैट्रिक्स है, ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है, किस तरह से, एक M मैट्रिक्स है और M में ब्लॉक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और ये ब्लॉक मैट्रिक्स कैसी है, अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है या फिर डायगोनल है। ब्लॉक में कैसी है ये, या तो अपर है या फिर ये लोअर है या फिर ये डायगोनल है, ठीक है। तो M का यदि डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ ANN, ठीक है। जो भी डायगोनल पे डिटर्मिनेंट आ रहे हैं, डायगोनल पे मैट्रिक्स आ रही है ब्लॉक मैट्रिक्स, उनका मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, उस ब्लॉक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी होगा। 9 नंबर पे है वंडर मॉड मैट्रिक्स। बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे। ये कैसी मैट्रिक्स होती है, 1 1 1 A B C और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये वाली मैट्रिक्स कहलाती है वंडर मॉड मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट आपको डायरेक्ट याद रखना है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A, डायरेक्ट रिजल्ट है इसका ये। 7 नंबर पे है एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ए कैसी है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए इक्वल टू होगा 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये मैंने हॉफमैन कुंजे बुक है उससे एग्जाम्पल फाइंड आउट करा है। तो यदि आप किसी भी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि उसे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप बुक के क्वेश्चन की थोड़ा सा प्रैक्टिस करा करें और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा नरिश हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, राइट। यदि आप किसी भी बुक को पढ़ने बैठते हैं और फिर उसके क्वेश्चन लगाने बैठते हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम में कम नॉलेज गेन होगी, बट यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन होगी। अब इससे जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है वो देखिएगा क्या है। लीनियर ऑपरेटर की हेल्प से उसने डिफाइन करा है कि एक लीनियर ऑपरेटर है मेरे पास T V टू V और उसने एक फिक्स मैट्रिक्स ली है B। B कैसी है, फिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। डिफाइन कैसे करा है उसने, टी बी ऑफ A इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, राइट। जो V है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है। तो टी बी ए इक्वल टू उसने डिफाइन करा ए बी माइनस बी ए। अब वो यहां से डायरेक्ट बोलता है, यहां से वो डायरेक्ट बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से वो कैसे बोलता है,
यदि डिटर्मिनेंट ऑफ टी भी 0 है तो मुझे ये तो पता चल गया कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ऑपरेटर है, ये इन्वर्टेबल तो नहीं होने वाला। अब इन्वर्टेबल नहीं होगा तो जो डायमेंशन वाली बात करते हैं हम, रैंक नलिटी वाली, तो इसकी फुल रैंक भी नहीं होगी, राइट। यदि ये n क्रॉस n का है तो इसकी रैंक भी नहीं होगी n स्क्वायर, ठीक है। अब रैंक n स्क्वायर नहीं होगी तो इसकी जो नलिटी है उसमें कुछ जा रहा होगा, यानी कि नलिटी इसकी 0 नहीं है, ठीक है। यानी कि नलिटी इसकी 0 से ग्रेटर है। नलिटी यदि मैं 0 से ग्रेटर दिखा दूं या एक एलिमेंट भी नॉन जीरो मैंने वहां पर दिखा दिया नलिटी के अंदर, नलिटी के अंदर दैट मीन्स कर्नल में मैंने एक भी नॉन जीरो एलिमेंट दिखा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आप देखो यहां से सिंपल, यहाँ पे दो केस बनते हैं, ये जो बी जीरो मैट्रिक्स हो या फिर बी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। यदि बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स हुआ तो टी बी ए ऑल कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कर्नल के अंदर सब कुछ आ गया, सारे के सारे ए आ गए कर्नल के अंदर, ठीक है। तो इस वाले केस में भी कर्नल कैसा हो गया, कर्नल ऑफ टी बी वो कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। यदि बी नॉन जीरो है, नॉन जीरो होने का मतलब कम से कम एटलीस्ट वन एंट्री उसकी कैसी है, नॉन जीरो, ठीक है। तो आप देखो टी बी ऑफ बी कितना आ जाएगा, ए की जगह बी रख दो, बी बी माइनस बी इंटू बी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि एक एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जिसकी इमेज क्या है, 0, और वो एलिमेंट कैसा है, नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी बी, बी कैसा है, नॉन जीरो। तो मैंने यहां से दोनों केस में दिखा दिया कि आप बी चाहे जो फिक्स कर लो। यदि बी को आपने 0 ही फिक्स कर दिया तो पूरा का पूरा जो वी है उसी की इमेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि उसकी रैंक 0 हो जाएगी फिर। और यदि बी आपकी नॉन जीरो हुई तो फिर क्या होगा, जो बी एलिमेंट है वो कहाँ होगा, कर्नल के अंदर हो जाएगा। और बी कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट, तो कर्नल की डायमेंशन 0 से तो ज्यादा हो गई। और जब कर्नल के अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है तो फिर मैट्रिक्स मेरी कैसी होती है, नॉन इन्वर्टेबल। और नॉन इन्वर्टेबल होगी तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ टी भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने अभी बताया कि या तो आप लीनियर ऑपरेटर का डिटर्मिनेंट निकाल लो या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करा तो यहाँ से क्या मिला मुझे, 0 मिल गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, थर्ड, ये है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा हो तो मैट्रिक्स आपकी कहलाती है स्क्यूसिमेट्रिक, ठीक है। अब यदि मैं यहां से डिटर्मिनेंट की बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। अभी हमने बताया जब माइनस ए ट्रांसपोज हो रखा है तो माइनस की प्रोडक्ट ईच एंट्री में हो रही होगी, ठीक है। और हमने अभी बताया कि जब डिटर्मिनेंट निकालना हो और कोई भी वैल्यू कॉमन लेनी हो, आपको कोई भी स्केलर कॉमन लेना हो तो वो ईच रो से एक बार आएगा। और ए मेरी कैसी है, एन क्रॉस एन की है, और माइनस ईच रो से कॉमन आएगा तो माइनस कितनी बार कॉमन आएगा, एन टाइम कॉमन आ जाएगा, यानी कि -1 टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज बराबर होता है, तो क्या करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब n के इवन और ओड होने पे डिपेंड करेगा, n यदि इवन हो गया और n ओड हो गया, n यदि ओड होता है तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, राइट। और यदि n इवन हुआ तो फिर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा, राइट। तो यहां से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत बार यूज किया जाता है कि यदि आपकी कोई स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। वो 0 क्यों होता है,
इस वाले रूल से। आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कैसे प्रूव करोगे कि उसका डिटरमिनेंट 0 होगा? बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की लगाओगे तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसमें और लिखनी है आपको कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाली बात भी नोट करके रखनी है। फिर तीसरी बात आती है कि कोई भी मैट्रिक्स है आपकी कैसी? ऑर्थोगोनल, राइट? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा यहीं पे बता देता हूँ। फोर्थ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपकी होती थी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यदि आप यहाँ से कहीं से भी ले लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए को आपने कैसा लिया हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है, और मुझे पता है कि डिटरमिनेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कैसा होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से मुझे ये रिजल्ट मिलता है कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा उसका मॉड्यूलस 1 होगा या उसका डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होगा। इस पे भी आई थिंक लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जो डिटरमिनेंट होगा, या आई थिंक आइगन वैल्यूज पे पूछा था उसने कि वो क्या होगा। एक्चुअल में जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो वहां से भी आप इसे कोरिलेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा? या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, राइट? ओके, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।